नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय शिष्टमंडल के विदेश दौरे की आज से शुरुआत हो गई है। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन आज रवाना हो चुका है, तो श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला दल भी आज कुछ देर बाद रवाना होने वाला है। क्या है इस पूरे दौरे का मिशन, दिखाएंगे खबर विस्तार से। चर्चा करेंगे बंगाल सरकार के लगातार बिगड़ते कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर। पिछले महीने मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद से बंगाल सरकार और टीएमसी बुरी तरीके से घिर गए हैं। बताएंगे कहां मारा गया अब तक का सबसे बड़ा नक्सली कमांडर या नेता। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वैश्विक मंच पर अब खुलेगी पाकिस्तान की पोल। संजय झा के नेतृत्व वाला एक प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर रवाना। थोड़ी देर में जाएगा दूसरा दल। दुनिया को दी जाएगी पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को समर्थन की पूरी जानकारी। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल को पीआर बताने पर जयराम रमेश के बयान पर भड़की बीजेपी। कहा, कांग्रेस को डर है कि कहीं पाकिस्तान की पोल ना खुल जाए। ऑपरेशन सिंदूर को मामूली घटना बताने वाले खड़गे के बयान को बीजेपी ने बताया सेना का अपमान। लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 27 नक्सली ढेर। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली महासचिव केशव राव। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने कहा, माओवाद के खतरे को खत्म करने के लिए है प्रतिबद्ध। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। स्थानीय टीएमसी नेताओं और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल। प्रभावितों की नहीं की गई मदद। बीजेपी ने कहा, टीएमसी सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता सामने आई। पाकिस्तान के खुजदार में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने किया सिरे से खारिज। कहा, आंतरिक मुद्दों के लिए भारत को दोषी ठहराने को बताया पाकिस्तान की पुरानी आदत। सिंध में पानी को लेकर मचा है घमासान। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बीते महीने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद से ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में रही है। लेकिन टीएमसी इस हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ बता रही थी। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के खुलासे के बाद बंगाल सरकार और टीएमसी पूरी तरीके से बेनकाब हुए हैं, घिर गए हैं। कमेटी ने खुलासा किया है कि इस हिंसा में टीएमसी के नेता शामिल थे। पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय थी और हिंसा करने वाले स्थानीय लोगों ने जानबूझकर हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया था। सच्चाई सामने आने के बाद से बीजेपी सहित अन्य दल टीएमसी पर हमलावर है, तो ममता सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद दंगे की जांच। टीएमसी के नेताओं तक पहुंची आंच। वो घर जलाते रहे, पुलिस देखती रही। आखिर ये आग क्यों सुलगाई गई? मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसकी वजह है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक जांच समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। हिंसा के संबंध में रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में स्थानीय नेताओं और पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि टीएमसी के सांसदों और पार्षदों ने दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को निष्क्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपद्रवियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बेटबोना गांव में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। यहां पर 113 घर जला दिए गए थे। उपद्रवियों ने मंदिरों को भी निशाना बनाया था। आरोप है कि 11 अप्रैल 2025 को धुलियान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष महबूब आलम ने इस हिंसा को अंजाम दिया था। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की थी।
स्थानीय प्रशासन पर कुछ गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं। कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से हिंसाग्रस्त इलाकों में किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं की गई। रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि टीएमसी सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता सामने आ गई है। बीजेपी ने पूछा है कि ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं पर कब कार्रवाई करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी में यह तथ्य आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर ममता बनर्जी जी कब कार्रवाई करेंगी और अपने नेताओं के अपमानजनक और मारे गए लोगों का उपहास उड़ाने वाले बयानों के लिए कब माफी मांगेंगी। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट को लेकर सीएम ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने इस रिपोर्ट के संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कहा कि रिपोर्ट ने ममता बनर्जी के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए बाहरी तत्व जिम्मेदार हैं। सच्चाई तो यह है कि मुर्शिदाबाद दंगे को टीएमसी ने अंजाम दिया ताकि संवेदनशील सीमावर्ती जिले में हिंदुओं की संख्या में कमी लाई जा सके। बीजेपी जहां इस मामले में ममता को दंगाइयों का साथ देने वाली पार्टी बता रही है, तो वहीं ममता की सहयोगी कांग्रेस का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पहलगाम से तुलना करेंगे तो पहलगाम तो एक्ट ऑफ टेरर था, इसको भी एक्ट ऑफ टेरर बोल रहे हैं तो बोलिए। फिर उसके बाद आपने ही कहा कि एक्ट ऑफ टेरर वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब किसके खिलाफ वॉर करेंगे जरा बताएं। जांच होने दीजिए, जो जांच में निकल कर आएगा कानूनी कार्रवाई जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ होनी चाहिए, होगी। कोलकाता हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल की रिपोर्ट के बाद एक बार स्पष्ट है कि मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो दंगे हुए दरअसल वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज थे, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड थे, स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज था। और इसमें जिस प्रकार से टीएमसी के नेता शामिल थे उनका भी रोल सामने आ गया। पुलिस को जानबूझकर इनएक्टिव रखा गया ताकि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जा सके। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में पिछले महीने नए वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। हिंसा मामले ने काफी तूल पकड़ा था जिसके बाद हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बीते महीने एक तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हिंसा थी, इसकी वजह से ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में थी। उन्होंने कहा कि ये बाहरियों द्वारा किया गया एक तरीके से कृत्य है। उन्होंने खुद की सरकार और टीएमसी पार्टी की किसी प्रकार की संलिप्तता को खारिज किया था, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए उसके बाद मौजूदा राज्य सरकार सवालों के घेरे में। इस विषय पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के पास चर्चा भी करेंगे, साथ ही साथ खबर दिखाएंगे आखिर लाल आतंक का दी एंड कैसे होने वाला है, क्योंकि नक्सलवाद पर बड़ी चोट हुई है। क्या है पूरी खबर अबूझमाड़ के जंगलों से, इस खबर पर विस्तार से होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं बोला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पोंछना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट
पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम खबर दिखा रहे थे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा में जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसके बाद से मौजूदा सरकार वहां पे सवालों के घेरे में है। इसी विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा, सवालों में ममता सरकार, क्योंकि कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद से। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। सौरभ सिकदर है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा संजय सरकार है, नेता है टीएमसी के। दोनों लोग हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी बहुत जल्द हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, सवाल यही कि अब एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद में बहुत सी चीज़ें साफ हो गई हैं, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस रिपोर्ट से आने से पहले और मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद से लगातार ममता दीदी, सरकार, टीएमसी ये कह रही थी कि ये बाहरी लोगों के द्वारा किया गया कांड है या उनके द्वारा की गई हिंसा, इसमें कोई रोल नहीं है सरकार का, टीएमसी का और किसी प्रकार का। लेकिन अब तो साफ दिखाई पड़ रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि टीएमसी के स्थानीय नेता इस प्रकार की हिंसा में शामिल है। क्या कहेगी टीएमसी अब? संजय जी नमस्कार। आप सबसे बड़े बात हम आपसे बोलने चाहते हैं, अगर कोई गुनाह करते हैं तो उसको कोई माप नहीं है। तो कोई भी टीएमसी के कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, कुछ भी हो, देश से बड़ा सबसे बड़े बात नहीं हो सकते हैं। चाहे टीएमसी के नेता हो, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हो और टीएमसी के कुछ भी हो, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो आईएसआई को दस्तावेज भेजने के बाद में भी उसको बैठा के गोदी में रखा जाता है और देशद्रोही का टीएमसी में कोई भी जगह नहीं होता और जगह आने वाला पल में भी नहीं होगा। देखिए, एसआईटी एक रिपोर्ट दिए हैं, अभी उसको जांच हो रहे हैं, अभी कोर्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर वो गलती हो गया है, उसको माफ नहीं है, उसको जो सजा होगा वो सजा उसको मिलना ही चाहिए। सर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसको जो सजा होगी वो तो कोर्ट देगा, लेकिन टीएमसी क्या सजा देगी? क्योंकि आप लोग तो लगातार इस पक्ष को रख रहे थे कि बाहर के लोग जो कि बीजेपी के द्वारा लाए गए उन्होंने हिंसा कराई है, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट तो सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। स्थानीय स्थिति और पुलिस की निष्क्रियता जो कि एक कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा अंग है, किस तरीके से डिफेंड करेंगे इस स्थिति को आप? नहीं, देखिए, जब ये स्नान चल रहा था तब मोहन भागवत जी वहां पर नहीं थे, वो बंगाल में पड़े हुए थे। मतलब पहले से एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। तैयार कैसे हो रहा है? हिंदू और मुसलमान को बीच में लड़ाए जाएंगे, हिंदू को बोलेंगे एक तरफ और मुसलमान को बोलेंगे एक तरफ, दोनों तरफ से लड़ाए जाएंगे। ये जब बहुत बड़ा प्री प्लानिंग किए थे, ये प्री प्लानिंग सामने आ जाएंगे, आप भी बहुत जल्दी देख पाएंगे। और ये प्री प्लानिंग के तहत हुआ कि बंगाल में जो भाईचारे की जगह है वो कभी भी जो भाईचारे के यहाँ रहते हैं और भाईचारे रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ सर आप संजय जी, अवधेश जी एक सेकंड, संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं वो अगर फरवरी की बात है, मार्च की बात है और अभी हम मई में बात कर रहे हैं, आपकी कानून व्यवस्था वाली सरकार ने किया क्या? अगर आपको लगता है कॉन्स्पिरेसी थी तो आपने किसको कटघरे में खड़ा किया? क्यों नहीं कटघरे में लाते हैं? क्यों नहीं एफआईआर करते हैं? खाली राजनीतिक आरोप क्यों लगा रहे हैं आप इस बात को लेकर? नहीं, हम राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहे, मैं हकीकत आपको पास पूरा पॉइंट उठा। तो सर तथ्य दीजिए ना, ये आरोप लगा रहे हैं आप लोग, हिंसा के समय भी आरोप लगा रहे थे और अभी भी लगा रहे हैं। जिस चीज में एसआईटी ने कोई बात सामने रखी सर उसको स्वीकारिए, तो आप फिर वही राजनीतिक आरोप पे आ रहे हैं।
जी मुझे बोलने दीजिए सर, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। अब जब भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे तो आप सोचेंगे कोई बाबा का प्रवचन है, आप सुनते बिल्कुल नहीं सर, ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए एंकर को कह देना कि साहब वो प्रवचन देते हैं और आप लोग करते हैं। माफ कीजिए, अगर ऐसा होता तो हमें फिर आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उन्हीं से बुला के डिस्कस कर लेते। आप हैं तो इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहें कि साहब आपसे मनमाफिक सवाल पूछे और आप अगर सवाल का जवाब ना दे तो हम आपको सुनते रहें। माफ कीजिएगा, समय सीमित होता है, आपसे पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब की उम्मीद करता हूं। प्लीज कंटिन्यू। हम पॉइंटेड जवाब ही दे रहे हैं जी। ये देखिए, ये जो मतलब ये षड्यंत्र था, ये कैसे रच रहा था। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 0 सन्नाटा हो चुका है। इसके तमाम भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता बोल रहे हैं आने वाला 26 में 26 सीट मिलने वाला नहीं, जमीन इसको चाहिए, जमीन चाहिए तो हिंदू मुसलमान को राइट करो। एक तरफ मुसलमान को भड़का दिया जा रहा है, एक तरफ हिंदुओं को भड़का दिया। ये मान भगवत आरएसएस भारतीय जनता सर माफ कीजिए, आप उसी लॉजिक को कर रहे हैं और इसका कोई आधार नहीं है। आपने कोई कार्रवाई की नहीं और आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। सौरभ सिकदर जी, एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि साहब आपका ही द्वारा रचा हुआ ये षड्यंत्र है। सौरभ जी देखिए, ये बेकार की बातें हैं और मुद्दों को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। अरे मोहन भागवत जी पूरा देश में जहां जाना चाहता है वहां आएगा, उसके लिए क्या उनका परमिशन चाहिए होगा क्या कि क्यों बैठा हुआ था? देखिए, इस रिपोर्ट में हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। इस रिपोर्ट में ऐसे कई चीज खोल के सामने आए हैं जो पुलिस ने सप्रेस कर गया था। जो नाम उठ के आ रहे हैं पुलिस ने वो सप्रेस कर गया था। यहाँ पे टेम्पल जलाया गया है, तो रिपोर्ट में जो एकदम सीधी तौर से लिखा हुआ है पुलिस ने वो सप्रेस कर दिया था। इसका मतलब यही था कि ममता बनर्जी और उसका पुलिस ये जो दंगा भी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि एक तरफा अटैक हुआ था हिंदुओं के ऊपर जी, और ये जो तुष्टीकरण का राजनीति करने के लिए ये रिपोर्ट को सप्रेस कर दिया था। आज हाईकोर्ट के कहने से ये कमेटी का रिपोर्ट में तो सच सामने आया है। 300 मीटर के दूरी में ये घटना घटा था पुलिस स्टेशन से। लेकिन सौरभ जी वो आरोप ये लगा रहे हैं कि आप लोग पोलराइजेशन करते हैं राज्य में, इसलिए ऐसी हिंसा होती है। वो आरोप ये लगा रहे हैं आप पे। हम पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं भाई? पुलिस आपका है, सरकार आपका है, आईबी आपका है, और अगर इतने नाकार आपका सरकार है तो ममता बनर्जी हट जाए, हम सरकार चला के दिखा देंगे कैसे सरकार चलाना होता है, जैसे पूरे देश में चलाते हैं, जैसे इतने राज्य में चलाते हैं। अगर आपके सरकार के पास इंटेलिजेंस नहीं था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं था कि यहाँ पे ऐसे घटना होने वाला है। देखिए, इसमें मैं 1 मिनट टाइम लूंगा जी, जल्दी से क्रोनोलॉजी समझा देता जी। इसका एक मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ये कलकत्ता में खड़ा होके सीधा भाषण देता है ओपन मीडिया के सामने, सबके सामने, कि हम अभी गांव से ट्रेलर दिखाना चालू करेंगे और पिक्चर कलकत्ता में आके दिखाएंगे। अर्थात उसके बाद ही मुर्शिदाबाद में ये हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ, हिंदुओं का घर जलाया गया, मंदिर जलाया गया। वो लोग भाग के दूसरा डिस्ट्रिक्ट गया, वहां से पुलिस लेके आ गया। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट बोल रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी इंस्टिगेट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसका नहीं दे रहा है। ये तो आपका रचे रचाए षड्यंत्र है। ठीक है, आज तक सिद्दीकुल्ला चौधरी को क्यों नहीं पूछा गया? ठीक है, बिल्कुल उसने जो बोला है उसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, कौन किसने, क्योंकि बहुत सी चीजें साफ हुई। अवधेश जी, सवाल ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट एक एसआईटी गठित करता है जिसमें 3 बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं। उनकी रिपोर्ट से क्या बड़ी बातें एस्टेब्लिश हुई हैं जो अभी तक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, उसके बावजूद फैक्ट के आधार पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इस रिपोर्ट से? अवधेश जी नहीं, स्टेब्लिश पहले भी हो गई थी। जब कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, भले उसमें निष्क्रिय थी, सब कुछ थी, लेकिन जब उसको मार पड़ी है, जब उस पर पत्थर चले, उस पर पिस्तौल चले, एसडीपीओ का वहां से जो है पिस्तौल छीना गया, तो पुलिस ने भी हार करके 34 पेज की रिपोर्ट्स 1 सप्ताह के अंदर ही हाई कोर्ट में पेश किया था जी। और उसने बताया था कि कैसे हिंसा हुई है, बताया था कि हिंदुओं पर हमले हुए, बताया था कि मंदिरों पर हमले हुए, प्लान हमले थे। और मैं ये जो मुझे देखिए, ये हाई कोर्ट की जो रिपोर्ट है उसने केवल उसको ऑथेंटिकेट किया है देश के सामने, पश्चिम बंगाल के सामने, और स्वयं ममता बनर्जी के सामने भी स्थिति स्पष्ट थी कि मुसलमानों के एक समूह ने, ये नहीं था कि सारे पश्चिम बंगाल के मुसलमान थे, एक अजीब मेंटेलिटी से योजना पूर्वक मारा, घरों को जलाया ताकि यहां से यह प्लान करके छोड़ के चला जाए या संपूर्ण इस्लामीकरण हो उस क्षेत्र का।
ये बिल्कुल क्लियर था उसमें, क्योंकि बेटमोना गांव में अब आपने एक बार सारे घर जला दिए, फिर देखने आ रहा है कोई घर बच तो नहीं गया है, फिर उसको जला दिया जा रहा है, पानी का कनेक्शन खत्म कर दिया जा रहा है, तालाब में जहर मिला दिया जा रहा है कि भैया पानी का उपयोग नहीं कर सके, टंकी को खत्म कर दिया जा रहा है, और महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप धर्म बदल लो, हमारे साथ निकाह कर लो। हद की बात है। इस समय जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं और जो उस समय ममता बनर्जी की भूमिका थी जी, वो दोनों ये बताती है कि चाहे अल्पसंख्यक वहां जिले में निराश्रित, निरपराध, अहिंसक हिंदू मारे जाएं, काटे जाएं, उनको पलायन करना पड़े, तृणमूल कांग्रेस को केवल मुसलमानों का 30% वोट चाहिए, उसके अलावा उनके पास किसी भी नागरिक के जान माल की सुरक्षा, महिलाओं के इज्जत की सुरक्षा, बच्चों के गरिमा की रक्षा और किसी भी दूसरे धर्म के धार्मिक अधिकारों की रक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। ममता बनर्जी ने जिस समय वो 13, 11 और 12 अप्रैल को जिस समय एक पक्षीय हिंसा हुई जिसको कि आप लोग दंगा कर रहे हैं, उसमें अगर एक भी हिंदू के तरफ से कोई अटैक हुआ हो तो बताइए। तो जब दंगे हो रहे थे उस समय उन्होंने कोलकाता में इमामों का सम्मेलन बुलाया। बिल्कुल, तो सम्मेलन बुलाया, एक महीना लगा उनको मुर्शिदाबाद जाने में। नहीं, इमामों के सम्मेलन में भी उन्होंने यही बातें बोली जो बोली है। इसको लास्ट जो मैं करूंगा इनके बात का उत्तर, अगर जो आरोप लगा रहे हैं इनकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें एक बीजेपी आरएसएस का आदमी गिरफ्तार नहीं है, एक गैर मुस्लिम गिरफ्तार नहीं है, उनके पुलिस ने गिरफ्तार किया है हाईकोर्ट के उस पर। तो अगर गिरफ्तार नहीं है तो ये अपने पुलिस के बात करें ना कि बीजेपी ने करा दिया है तो क्यों नहीं हुआ? संजय सरकार, ये सवाल ये है कि आप अभी भी राजनीतिक आरोप की ओर आड़ लेते हुए उस तमाम चीजों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट साफ तौर से कहती है। पुलिस की निष्क्रियता क्यों भाई? आखिर कानून व्यवस्था किसके हाथ में है और उसकी निष्क्रियता क्या कहती है? क्या सरकार समर्थित ये पूरा हिंसा थी क्या? संजय जी। नहीं, मैं सबसे पहले तो एंकर महोदय जी आपसे जानने चाहेंगे ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का पत्रकार है, ये प्रिंटिंग मीडिया का है, सुनिए आपकी जानकारी की संजय जी सुनिए संजय जी आपकी जानकारी के लिए कम से कम 4 दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं अवधेश कुमार जी, देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल हैं। सुनिए, और तमाम बड़े संस्थानों में काम करके अपनी उन्होंने एक मुकाम हासिल किया हुआ है। आप अगर उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहते तो माफ कीजिए, इसके लिए जगह नहीं है यहाँ पे। आप तथ्यों पे बात कीजिए, पर्सनल होने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपसे कोई पॉइंटेड सवाल करता है तो आप पहले मुझे अटैक कर रहे थे, फिर आप पत्रकार महोदय पे आ गए। आपसे बात की जा रही है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा क्यों नहीं रोकी जा सकी ममता सरकार के द्वारा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात कर रहा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे सर। हम जवाब दे रहे हैं मोदी पत्रकार महोदय की जानकारी नहीं। राकेश घोष पकड़ा गया था, भारतीय जनता पार्टी के वहां का नेता है। नहीं, किसमें अरे सुनिए ये तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही पहले दिन से कर रही है। सुनिए बिल्कुल गलत तथ्य आप दे रहे हैं। मुर्शिदाबाद की हिंसा में नहीं, मुर्शिदाबाद की हिंसा में जो बीएसएफ पर आरोप लगाए थे, बीजेपी पर आरोप लगाए थे, उसमें एक भी कार्यकर्ता पर कोई एफआईआर दर्ज है क्या? उसने किसी मुसलमान के घर पर हमला किया? ओके संजय जी आप जो फोटो दिखा रहे हैं आप जरा बता दीजिए कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज है? आपकी जो राज्य सरकार की पुलिस ने किया है कितनों पे एफआईआर दर्ज है आप वो बता दीजिए, आपके तथ्य सामने आ जाएगा, बेहतर होगी जानकारी जी। देखिए 200 के ऊपर पकड़ा गया था। मैं आपको एक चीज, ये पत्रकार महोदय जी जीजीएम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, वहां का पत्रकारिता करता है, उसको हम मान लो जीजीएम का तो गोमूत्र गोबर यूनिवर्सिटी वहां से पढ़ के आया, इसको जानकारी नहीं। मिलन नहीं देखिए आप ये पर्सनल अटैक बन संजय जी, अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो आप पर्सनल नहीं, बिल्कुल गलत बात संजय जी। अब देखिए एक सेकंड, ये संजय जी गलत बात, आप तथ्यों पे बात कीजिए, आप पर्सनल अटैक करेंगे। ये सिद्ध करता है कि बंगाल की सरकार के पास, टीएमसी के पास कोई जवाब नहीं है इस हिंसा को रोकने में। कहां गलती हुई? आप पहले मुझे अटैक करते हैं, फिर पत्रकार महोदय को अटैक करते हैं और आप बीजेपी को कह रहे हैं साहब। आप ये नहीं कह रहे कि हिंसा क्यों हुई। आज एसआईटी के तथ्य चीख के चिल्ला रहे हैं। आप ये बता दीजिए कितने पे एफआईआर हुई, कितने विदेशी पकड़े गए? टीएमसी लगातार कह रही थी ना सर, विदेशियों ने आके बीजेपी ने उनको लाके हमला कराया, कितने पकड़े गए? एफआईआर दिखाइए ना सर, एफआईआर कहां है? सुनिए इन बिटवीन और आपसे फिर मैं कह दूं प्लीज किसी के लिए पर्सनल अटैक मत कीजिए। जो सम्मानित लोग यहाँ आते, मैं आपको भी सम्मान के साथ बात कर रहा हूँ, और जो मेहमान अन्य बैठे उनके लिए भी सम्मान रखें और उसके बाद अपना तथ्य रखें।
देखिए आप एक काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता बन जाइए, आप वहां बैठ जाइए। आपको सर मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं अपना काम बहुत बेहतरीन जानता हूँ। माफ कीजिए, आप अपना काम नहीं जान रहे हैं। आप पहले सर अपना काम सीख लीजिए, आप अपना काम सीख लीजिए कि आपको क्या करना है, तब दूसरे को सलाह दीजिए। मैं बहुत बेहतरीन से अपना काम जानता हूँ और बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। माफ कीजिए, आप लगातार समय ले रहे हैं, एक भी तथ्य का जवाब नहीं दे रहे। दैट शोज कि टीएमसी के पास में कोई जवाब नहीं है इन तमाम सवालों के बीच में। माफ कीजिए, इट्स नॉट पर्सनल बिटवीन यू एंड मी। सौरभ सिकदर जी, टीएमसी के पास तो जवाब नहीं है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इस रिपोर्ट को कहते क्या है? सौरभ जी माफ कीजिए, संजय जी आप लगातार, आपको ही समय नहीं मिलेगा। सौरभ जी अपनी बात रखें। संजय जी आपने एक पॉइंट का जवाब नहीं दिया, आपके पास कोई लॉजिक, कोई प्रूफ कुछ नहीं है। माफ कीजिए, आपके साथ पर्सनल मुझे नहीं एंगेज करना है। सौरभ जी लेकिन देखिए यहाँ पे संजय दा को कुछ बोलने का ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद खड़ा होके जो झूठ बोले थे कि बाहर से लोग आए थे, वो दंगा करवाया गया था, ये इसमें बीजेपी का हाथ है, दूसरे राज्य से लोग आया था, एसआईटी ने एक बात भी नहीं बोला। तो इसके मतलब हाईकोर्ट भी झूठ बोल रहा है क्या? तो इसीलिए आज जो ममता बनर्जी का झूठ की पराकाष्ठा है और उसका जो तुष्टीकरण का राजनीति है वो आज पकड़ा गया है। तो इसीलिए बार बार बात को घुमाने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट से संजय दा तुम सुनो, इस रिपोर्ट के बाद जिसमें भी थोड़ा सा जमीन बचा है तृणमूल कांग्रेस का, वो बात नहीं करेगा, इसीलिए कभी आप संजय जी अगर आप तथ्यों पे बात करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। संजय जी आप अगर तथ्यों पे बात करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बट ये पर्सनल एंगेज करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप मुझे टारगेट करेंगे, बंगाल में इसका कोई हासिल नहीं है। आप अवधेश जी को टारगेट करेंगे, उसका कोई हासिल नहीं। आप तथ्य दिखाइए, उसकी बात कीजिए। संजय जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, हाँ प्लीज पुट सम फैक्ट्स जिसकी वजह से ये स्थापित हो सके कि आखिर एसआईटी जो कह रहा है उसमें टीएमसी क्यों जिम्मेदार ठहराई जा रही है, क्यों ममता सरकार उनकी पुलिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। प्लीज पॉइंटेड सवाल, पॉइंटेड जवाब। संजय जी ये कॉमनवेल्थ राइट में किसको पकड़ा गया था? मिलन घोष, चुन्नू सिंह, राकेश घोष, ये कौन है? भारतीय मिलन चुन्नू सिंह है आरएसएस का नेता, ये गंगा में पकड़ा गया था। अगर कोई बीजेपी का पूरे बंगाल में आपने अरेस्ट किया हुआ है। यूनिवर्सिटी होकर आएंगे, ठीक है, आप फिर उसी ट्रैक पे आगे। संजय जी आप उसी ट्रैक पे आगे। समय की सीमाएं अवधेश जी जल्दी से, क्योंकि ये लगातार पत्रकारों को टारगेट करना और ये तथ्यों पे बात ना करना, ये क्या दिखाता है? सौरभ जी, संजय जी एक सेकंड। सौरभ जी, संजय जी एक सेकंड। संजय जी, सौरभ जी एक सेकंड। हाँ अवधेश जी जल्दी से अपनी बात करो। सौरभ जी, संजय जी की आवाज जरा कम कर दीजिए। ये दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस के अन्याय का, कानून के पालन न करने का, अपने क्षेत्र में निराश्रित गरीब हिंदुओं की रक्षा न करने का, जो उन पर जो ये प्रमाणित हुआ है, उसके बाद उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। और आने वाले समय में इसी देश की हाई कोर्ट और इसी देश का सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करेगी। लेकिन राजनीतिक निर्णय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता है। एक दिन जो आग तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है, उसी आग में तृणमूल कांग्रेस भी भस्म हो जाएगी। क्योंकि इसकी एक जो घटना थी मैं आपको वर्णन करूंगा। शमशेरगंज के जाफराबाद इलाके में हरगोविंद दास और चंदन दास को घर से खींचकर क्यों मारा गया था? क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाता था। किस प्रकार की सोच थी कि हिंदू देवी देवता की प्रतिमा बनाने में, आप रिपोर्ट में देखिए, उसके कारण उसको खींच करके पता करके मारा गया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात रिपोर्ट में भी लिखी है, पिता पुत्र की हत्या होती है। तो ये जो भाव वहां पैदा कर दिया गया है ना, ये पश्चिम बंगाल को बिल्कुल ठीक बात, ये तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल। और राज्य की कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और ये नाकामी एसआईटी रिपोर्ट में भी, हाई कोर्ट की रिपोर्ट में भी दिखाई पड़ रही। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों का शुक्रिया, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार बहुत जल्द वापस आएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत शरीर। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब घोष बाबू को किस्मत में जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने के अभियान में आज बहुत बड़ी सफलता मिली है। बीते कई दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जनरल सेक्रेटरी लेवल का नक्सली कमांडर मारा गया है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले के सरहद पर अबूझमाड़ के जंगली इलाकों में हुई मुठभेड़ में करीब 2 दर्जन से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, जिनमें कई इनामी नक्सलियों समेत 1 करोड़ के इनामी नक्सली केशव राव उर्फ बसव राजू भी मारा गया है। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। तो इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान भी शहीद हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन की तारीफ की है। नक्सली आतंक के खिलाफ अंतिम युद्ध, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मारा गया 1 करोड़ का नक्सली, लाल आतंक का द एंड। सुरक्षा बलों को नक्सल आतंक के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 27 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान भी शहीद हुआ है। हालांकि सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में इतिहास रचते हुए नक्सलियों के एक शीर्ष नेता और 1 करोड़ के इनामी नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू उर्फ गगन्ना को मार गिराने में सफलता हासिल की है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर अबूझमाड़ के इलाके में मुठभेड़ हुई। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के भी नक्सली शामिल हैं। डीआरजी टीम से माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थी। इसमें सीपीएम माओवादी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ बीआर दादा का डेड बॉडी भी शामिल है। मुठभेड़ स्थल से AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन एवं अन्य काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक डीआरजी साथी, उन्होंने माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सफलता की सराहना करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि इस उल्लेखनीय सफलता के लिए हमें अपने सैन्य बलों पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को कम करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें सीपीआई माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल हैं। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई। वक्त मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर। दिल्ली और एनसीआर में आज रात मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। तेज धूल भरी आंधी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी ठप होने की खबर सामने आ रही है। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। पालम इलाके में हवाएं करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेजी से चल रही हैं, तो कई दिल्ली के इलाकों में लगभग 80 किलोमीटर तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता में विमानों की उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ गिरने से भी यातायात बाधित हुआ है। तो अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि मौसम ने दिल्ली एनसीआर में करवट बदली है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता तपस भट्टाचार्य मौजूद है। तपस, एक तरीके से अलर्ट तो दिया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा तेज हवाएं, क्या इस बात को लेकर भी आशंका थी 80 किलोमीटर के आसपास? आनंद, जब सुबह मैंने लाइव में बता रहा था कि दिल्ली में बारिश हो सकती है, दिल्ली में बहुत तेज हवा चल सकती है, कि आईएमडी का ये प्रेडिक्शन था, येलो अलर्ट जारी किया गया था कल ही, तो मैंने ये सोचा था। तो मैं खुद बाद में जब मैं दोपहर को निकला, ऑफिस में जा रहा था, हम लोग थे, तो इतनी गर्मी थी, इतना ह्यूमिडिटी थी, तो लगा कि क्या आईएमडी गलत हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से शाम में मौसम ने, जैसे आपने कहा, करवट बदली, जिस तरीके से अभी बारिश हो रही है, और ये देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे बिजली कड़क रही है, और बिजली के साथ लाइटिंग देख सकते हैं आप किस तरीके से चल रही है। तो ये दर्शाता है कि आईएमडी ने एकदम सटीक प्रेडिक्शन दिया, और आज येलो अलर्ट दिया गया था। इसी वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से बिजली कड़क रही है, और सब जगह पे, ये सिर्फ एक दो जगह पे दिल्ली के नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बहुत तेज बारिश, बहुत तेज हवाएं। सबसे अहम चीज है, करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली है। कुछ इलाकों में अभी मेरे पास खबर आई है, लोधी रोड, एक दो जगहों पे शायद हेल स्टॉर्म, यानी वो जो बर्फ गिरती है वो भी हुआ है। तो अभी हमें उसकी भी खबर मिली है। और पूरे जगह पे, मतलब आप सोचिए, दिल्ली में करीब ह्यूमिडिटी 50% के ऊपर चली गई थी एक टाइम पे, तो उससे बहुत राहत मिली है। गर्मी, बहुत भीषण गर्मी थी। आज भी 40 डिग्री के ऊपर पारा था, तो सत्यजंग का पारा इतना था, 41 पालन का था, तो इससे बहुत ज्यादा तपस गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ी हैं। कई विमान एक तरीके से सेवाओं में बाधित हुआ है। इसके अलावा जानकारी ये भी आ रही है कि कई पेड़ गिरे हैं, तो यातायात भी बाधित हुआ है। इसको लेकर क्या अपडेट है? मुझे इनफैक्ट, मैं बाहर गया था अभी थोड़ी देर पहले, बहुत सारी जगहों पे पेड़ टूट के गिरे हैं। जो आर्टेरियल रास्ते होते हैं दिल्ली के, जो कोने कोने के जो रास्ते होते हैं, जो बहुत अहम होते हैं। मेन रोड तो हम सबको पता है दिल्ली में ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जो आपको पता है, जो आसपास के जो रास्ते होते हैं, वो बहुत ज्यादा बाधित हुए हैं। कुछ जगह पे पानी की वजह से पानी भर गया है। कुछ सबसे ज्यादा अहम है कि पेड़ टूट के गिरे हैं। आपने बहुत सही कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट ने अभी इनफैक्ट एडवाइजरी अभी इशू की है कि प्लीज आप लोग अपने एयरपोर्ट में जो फ्लाइट है, उनसे, ऑपरेटर है, उनसे पूछ के तब निकलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो रही है और यहाँ पे डिले हो रही है। तो उसका अभी मेरे पास डिटेल थोड़ी देर में आ जाएगा, जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे अहम चीज जैसे बता रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली और दिल्ली आसपास के इलाके जितने हैं, उन सब जगहों पे ये देखने को मिला है। और ये दिल्ली में अभी हो रहा है, आपको पता है कि पूरा का पूरा कोस्टल, जो वेस्ट कोस्ट है भारत का, मुंबई, गोवा, कर्नाटका, ये पूरा का पूरा वेस्ट कोस्ट जो है आइदर ऑरेंज या रेड अलर्ट से भरा हुआ है। तो तपस जल्दी से ये भी कि अभी तो ये जो बारिश और आंधी एनसीआर में आप कोस्टल एरिया का बता रहे हैं, आगे का प्रेडिक्शन क्या है? मतलब मौसम विभाग का अब आगे क्या, आज रात से लेकर अब आने वाले दिनों को लेकर? अभी थोड़ी देर में बारिश कम हो जाएगी, इनफैक्ट बारिश खत्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद, तो आप देखेंगे कि अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। कल भी ऐसी छुटपुट बारिश है। परसों 23 तारीख के लिए बोला जा रहा है कि एक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। अभी क्या ना कि बारिश, ये जैसे ये वाली बारिश से ज्यादा हवा तेज चली है, और हवा से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद जो फाइनल हमें मिलेगा कि कितने, क्या, कहां पे क्या हुआ है, एमसीडी और एनडीएमसी इलाकों से डिटेल पूरी मिलेगी। लेकिन
हवा ज्यादा चली है, बारिश कम हो गया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ही चीज रहेगी कल भी, और उसके साथ साथ 23 तारीख को हम एक्सपेक्ट करें कि ज्यादा बारिश हो। तो 23 तारीख का लोग इंतजार, कि मैंने आज सुबह ही कहा था कि तैयार हो जाइए, शायद आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है, तो छाता जरूर लेके चलिए, धूप हो या छाव हो, छाता जरूर रखिए अपने साथ। आरेंद्र बिल्कुल। तपस, इस बार ये भी प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि मानसून जल्दी दस्तक दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। मॉनसून जो है अगले 3 से 4 दिनों में केरला में आ जाएगा, जो अपने आप में ऑलमोस्ट एक हफ्ते के ऊपर का एडवांस होके चल रहा है। आप सोचिए, जनरली फर्स्ट वीक ऑफ जून, 1 जून कहते हैं, एक 3-4 दिन का ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगले 3-4 दिन में अगर मानसून आया था तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले मानसून दस्तक दे रहा है केरला में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम चीजें बने रहेगी, और दिल्ली में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हफ्ते पहले, 1 हफ्ते या 10 दिन पहले दिल्ली में भी मानसून जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है। तपस, लेकिन अभी तक जो भी ये बारिश हो रही है तो एक तरीके से प्री मानसून शावर्स कह सकते हैं इसको साफ तौर से? नहीं, प्री मानसून शावर नहीं कहेंगे हम इसको हरेंद्र, क्योंकि प्री मानसून शावर केरला वाले कह सकते हैं, क्योंकि केरला में 3-4 दिन में मानसून आ जाएगा, तो वो प्री मानसून शावर वहां पे कहा जा सकता है। दिल्ली में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बेसिकली ये रीजन बताता हूं मैं आपको। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और एक ईस्टर्ली, मैंने बे ऑफ बंगाल से एक ईस्टर्ली हवाएं चलती है जिसमें बहुत ज्यादा नमी होती है। आपको पता है बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा नमी होती है, आपको ये भी पता है कि वहां पे सबसे ज्यादा साइक्लोन भी होता है, ठीक है। तो जो वो नमी आई है, एक फ्लो होता है, एक फ्लो बना है, और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों मिलके एक सिस्टम क्रिएट किया है। उस सिस्टम की वजह से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ये हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है। मॉनसून का जो इंपैक्ट रहा है साउथ वेस्ट मॉनसून का, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, इन सब में बहुत कम इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब तक मॉनसून पहुंचता है दिल्ली के पास, उसकी जो तीव्रता है वो उसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो सबसे ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर, और लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है। इनफैक्ट अभी एक आया है, हम एक्सपेक्ट करें 1-2 दिन में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट आने का। तो ये कंटिन्यूस ये एक सिचुएशन चल रही है। तपस, एक चीज, क्योंकि आप अभी कह रहे थे विमानों की आवाजाही को लेकर एडवाइजरी आएगी, तो हम जानकारी साझा करेंगे, लेकिन इस 80 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर की रफ्तार के बीच में क्या एक सामान्य तरीके से विमानों का आना जाना परिचालन हो पाता है, उनकी फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंडिंग हो पाती है, या फिर इसमें एक लंबा व्यवधान आता है? सामान्य तौर पर क्या इतनी तेज हवा क्या असर डालती है जो हमारा एयर ट्रैफिक है? अवॉइड करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि विमान उतारा जा सकता है, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। तो इसी वजह से कोशिश की जाती है कि इस समय पे जब इस स्पीड से, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हवा तो चल रही है, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जो पायलट होता है या उसको रनवे ठीक से देखने में थोड़ी दिक्कत जरूर आती है। ये जरूर है कि उसको पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अगर नहीं भी हो, जैसे कैट 3 सिस्टम है कि अगर अंधेरा भी हो तो लैंड किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से जब हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है तो उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है फ्लाइट की, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि इस टाइम पे ना फ्लाइट लैंड करे और ना ही फ्लाइट टेक ऑफ करे। तो अभी हम लोग को ये बताया जा रहा है कि डिले फ्लाइट में बहुत सारी आ रही है, रोक दी गई है फ्लाइट्स लैंड और डिपार्चर जो है दिल्ली एयरपोर्ट से। तो ये एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी हमें अभी दिल्ली एयरपोर्ट से हमें ये खबर आई है। हम थोड़ी देर में आप सबसे ये साझा जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से कि आप लोग अपने जो एयरलाइंस ऑपरेटर है उनसे जरूर बात करें, और जो नया जो टाइमिंग है उसके हिसाब से आप पता करें कि कौन सी जगह पे कितने बजे फ्लाइट उड़ेगी, क्योंकि ये बहुत रिस्की फैक्टर होता है हवा, और बहुत आपको पता है वो जो दिल्ली एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है वो इस तरीके से बना हुआ है कि हवा की जो, और तपस इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पे जो एयर इंडिया की एडवाइजरी है, ट्रेवल एडवाइजरी, उसको भी हम दिखा रहे हैं। यही कहने वाला था, बिल्कुल मैं यही आपको कह रहा था कि ये एडवाइजरी निकाली गई है इसी वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से, और इसके चलते, और मुझे जो बताया जा रहा है वहां से कि आप अपने फ्लाइट का स्टेटस चेक कीजिए, थोड़ा समय लेके जरूर आए, और इस चीज का ध्यान रखें कि आप देखिए जिस तरीके से बारिश हो रही है, मतलब मैं खुद
बाहर था, मेरे को एकदम से इतनी ज्यादा हवा आई, मैं आपको बता नहीं सकता किस तरीके से। हम लोग किसी एक बिल्डिंग के नीचे हमने आश्रय लिया वहां पे, क्योंकि पेड़ पौधे मेरे सामने, बड़े पेड़ टूट के गिर रहे थे, तो वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और एक और चीज उसमें इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपको पता है इलेक्ट्रिक केबल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक केबल की वजह से जब अगर इस तरह का गिरता है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप पानी में ना जाए, इस वक्त आप दूर रहे पानी से, अपने आप को सेफ रखें, किसी ऐसे स्थान पे रहे जो आपको प्रॉपर आपको देता है कि आप उसके नीचे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब जैसे हमने किया, हम एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे पूरा छत था, अच्छे से लोग अपने आप को सेव कर पाए। और जब थोड़ा सा जो हवा का जो तीव्रता है उसको वो थोड़ी सी कम हुई, अभी जो मेरे पास खबर आ रही है दिल्ली में टेम्परेचर 14 डिग्री गिर चुका है इस वक्त। 14 डिग्री दिल्ली में टेम्परेचर गिरा है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। और 37 था, जो 37 से ये 14 डिग्री पे एक झटके पे नीचे आ गया है। और इस वक्त 8:30 बजे, माफ कीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल देता हूं आपको। जो हमारे को जो भी डिटेल हमारे साथी से आई है, टेम्परेचर 14 डिग्री गिरा है, 37 डिग्री था 7:30 बजे, वहां से 23 डिग्री 8:30 बजे पहुंच चुका। ये पालम का मैं आपको बता रहा हूं, पालम जो कि आपको पता है एयरपोर्ट का इलाका है, वो वहां पे करीब करीब 14 डिग्री का फर्क पड़ा है। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि सफदरजंग एयरपोर्ट और जो वहां पे जगह है, वहां पे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तेज इस वक्त ये आंधी चली है। उससे इससे पहले जो था वो मेरे ख्याल से 79 किलोमीटर। मैं अभी ये पूरा डिटेल लेके आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली है, लेकिन अभी जो मुझे बताया जा रहा है कि बहुत तेज यहाँ पे ये बारिश और ये हवा चली है। पालम एयरपोर्ट पे करीब करीब 72 किलोमीटर के करीब ये हवाएं चली है, मुझे बताया जा रहा है। तो और मेरे पास जो रिपोर्ट आई है एक कि सबसे पहले पालम एयरपोर्ट में ये पालम एयरपोर्ट पे 2000 में 74 किलोमीटर का चला था। उसके बाद ये सबसे ज्यादा। तपस, आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर भी हमारे साथ में जुड़ गए। चंद्रशेखर, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या अपडेट आपके पास में, जरा बताइए संक्षेप में। देखिए, नई दिल्ली का इलाका है और मैं यहाँ पर उस वक्त खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी तेज़ी से जो है ये हवाएं चली हैं। हवाओं के साथ ये जो है बारिश भी लगातार चल रही थी और इसके दौरान जो तमाम जो पेड़ हैं वो भी क्षतिग्रस्त कुछ हुए हैं और उसके साथ साथ गमले जो थे वो भी काफ़ी उनको भी नुकसान पहुँचा। तो बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि कितना वेग इस हवा का था और अचानक से जिस प्रकार से ये जो वेग आया है, क्योंकि इससे पहले आप दिन में देख रहे थे लगातार गर्मी थी या गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा था, लेकिन ये एक ये जो अलर्ट IMD के द्वारा दिया गया था वो निश्चित तौर पर सही साबित हुआ है और दिल्ली में तकरीबन कुछ दिन तक ये मौसम सब सुहावना रह सकता है। ये राहत की खबर तो जरूर है निश्चित तौर पर, लेकिन एकाएक जिस प्रकार से मौसम चेंज हुआ है उससे जनजीवन जो है उनको थोड़ी सी राहत जरूर महसूस हुई है। लेकिन लगातार अभी भी आप देख पा रहे होंगे मेरे चेहरे पर कि जो बारिश की बूंदें हैं वो लगातार अभी तक भी गिर रही हैं। चंद्रशेखर, क्योंकि अभी शुरुआती समय, लेकिन क्या कुछ नुकसान की कोई खबर भी आई है और इस वक्त दिल्ली NCR में ट्रैफिक को लेकर कोई अपडेट या एडवाइजरी? चंद्रशेखर, देखिए, निश्चित तौर पर अभी क्योंकि जिस प्रकार से ये बारिश हुई है और उससे जो घर जाने का लोगों का समय होता है और पीक आवर उसको आप मान सकते हैं, पीक आवर का एक हिस्सा उसको मान सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा होगा। क्योंकि एकाएक जिस प्रकार से वेग हुआ है हवा का और जिस प्रकार से बारिश आई है उससे लोग भी अपने जो सुरक्षित स्थान है वहाँ रुके हैं और उसके बाद जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हुई है तो निश्चित तौर पर लोग एक साथ जब आप अपने ट्रैफिक में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जाम की समस्या से दो चार उनको होना जरूर पड़ेगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ, पेड़ काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं इस बीच। बिल्कुल चंद्रशेखर, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस बीच में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की भी एडवाइजरी एक तरीके से सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पे कुछ इलाकों का उन्होंने जिक्र भी किया है जहां पर एक तरीके से पेड़ गिरा है और वहां पर अपनी जर्नी आप एक तरीके से, यानी अगर आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सोच के निकले। और कुछ इलाकों को उन्होंने खासतौर से मथुरा रोड के आसपास का जो नीला गुंबद टुवर्ड्स आश्रम ड्यू टू अपरूटिंग ऑफ ए ट्री अपोजिट PS निजामुद्दीन,
काइंडली प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली। मतलब एक तरीके से कुछ कुछ इलाके हैं जहां पर जो अगर अवरोध पैदा हुआ है तो वहां को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी किया है। लेकिन सीधे तौर पर इतनी तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बीच में अगर गैर जरूरी है आपकी यात्रा तो ना निकले, बहुत जरूरी है तो कृपया जानकारी लेकर ही निकलें। तपस, क्योंकि हमने देखा कि आज देश के कई इलाकों में, एनसीआर में इलाके भी बात की जाए, 40, 45, 47 डिग्री तक टेम्परेचर रहा और अचानक से इतना डिप, आप 14 डिग्री का डिप बता रहे, तो ये भी अपने आप में दिखाता कितना बड़ा एकदम से बदलाव है पूरे टेम्परेचर में, मौसम में। तपस, ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सफदरजंग एयरपोर्ट पे अभी हमें बताया गया है कि 79 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली है सफदरजंग एयरपोर्ट। एक इनफैक्ट सफदरजंग जो हमारा दिल्ली का जो पूरा मेजरमेंट किया जाता है उसका बेंचमार्क जो है वो सफदरजंग है, ठीक है जी। तो इससे पहले 2010 में इस तरीके की आंधी आई थी, 79, उस टाइम पे भी 79 किलोमीटर पर आवर की आंधी आई थी। आप नरेंद्र खुद रहते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ। ग्रेटर नोएडा में आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा में करीब 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी। इनफैक्ट मेरे पास अभी पूरा डिटेल आ रहा है अलग अलग जगह से कि किस तरीके से टेम्परेचर फॉल हुआ है। दिल्ली के अलग अलग जगहों पे, कुछ जगह पे 8 डिग्री, जैसे कि सीआरपीएफ के जो जगह है दिल्ली का, वहां पे 8 डिग्री का फॉल हुआ है। जनकपुरी साइड में करीब 10 डिग्री का फॉल हुआ है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पीतमपुरा जो है वहां पे करीब मुझे जो बताया गया, जो आप बात कर रहे हैं कि एक तरीके से बड़ा एक टेम्परेचर में अंतर हुआ है। आंधी एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत तेज आंधी कह सकते हैं, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, चंद्रशेखर आपका भी और तपस आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैक बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली दिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो, गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो, है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को राज्य में एशियाई शेरों की 16वीं गणना के आंकड़े जारी किए। गणना के मुताबिक शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है, जबकि साल 2020 में यह संख्या 674 थी। एशियाई शेरों की बढ़ी हुई यह संख्या 2020 की तुलना में 32.19% और पिछले 10 वर्षों में 70% की वृद्धि को दर्शाता है।
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। वकील निदुम पारा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि जस्टिस वर्मा के घर पर कैश मिलने की बात साबित हो चुकी है। इसके बावजूद तय कानूनी प्रक्रिया के तहत इस मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फेसबुक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अली खान के खिलाफ जांच पर रोक नहीं लगाई है। साथ ही कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में बार बार चुनाव कराने की बजाय हर 5 साल में एक बार चुनाव कराए जाने चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय नौसेना ने प्राचीन जोड़युक्त जहाज को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया। ये समारोह कर्नाटक के कारवार स्थित नौसेना अड्डे पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की अध्यक्षता में कंप्यूटरकृत लॉटरी प्रक्रिया से इन तीर्थयात्रियों का चयन हुआ। इस यात्रा के लिए 5000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इस साल मानसरोवर यात्रा 30 जून से शुरू होगी। उत्तर पूर्व राज्य मिजोरम ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मिजोरम ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये योजना 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्क शिक्षार्थियों को लक्षित करती है। राज्य के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित एक समारोह में इसकी आधिकारिक घोषणा की। भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने लघु कथा संकलन हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। कन्नड़ भाषा में लिखी गई ये पहली किताब है जिसे ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है। हार्ट लैम्प की कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है।